अस्सलाम वालेकुम, मैं उन्नीम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं बहुत ही स्पेशल, पाकिस्तान के सबसे कामयाब तरीन बैट्समैन, 17 साल पाकिस्तान के लिए खेले, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज 34 सेंचुरीज पाकिस्तान के लिए उन्होंने बनाई, 10,000 से ज़्यादा रन पाकिस्तान के लिए उन्होंने बनाए, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कैप्टनसी की है उन्होंने। 2009 में T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के कैप्टन थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, लेजेंडरी यूनुस खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि यूनुस खान ने बोरा नेटवर्क को ऑनर किया और टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच यूनुस, आपका टाइम देने का। नो प्रॉब्लम नहीं भाई। अच्छा यूनुस, पहले तो मैं थोड़ा सा शुक्रिया करता हूँ अपना ट्रेवल्स का भी, जिन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज करने में हमें सपोर्ट किया। मैं सिर्फ ये शुरू करूँगा कि स्टील टाउन में जिस वक्त आप शुरू में अपने लाइफ के अंदर हार्डवर्क करते थे, क्या आपकी कन्विक्शन थी, क्या मोटिवेशन थी, किस चीज़ को आप देख के आप मेहनत करते रहे और इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए नहीं भाई, अगर हम स्टील मिल चले जाएं और पास में चले जाएं तो एग्जैक्टली ये इसी तरह था कि आप भी उस स्टील मिल का हिस्सा रहे हैं, उस टीम का। तो जैसे पाकिस्तान में एक यंग जो हमारी जनरेशन है, यंग क्रिकेटर्स हैं, वो सबसे पहले शौक़ की वजह से हम शुरू करते हैं कि हमारे बड़े क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टेनिस की बॉल से, टेप बॉल से, और गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो शौक़ से हम सब ने शुरू कर दिया। अगर हम देखें तो कभी भी हमने कभी ये सोचा नहीं होगा हम जैसे क्रिकेटर्स ने कि हम कोई प्रोफेशनल खेलेंगे। हम स्कूल में जाते हैं, और क्योंकि हम सबको पता है कि क्रिकेट वो वाहिद स्पोर्ट्स है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आज से नहीं, ये मेरे ख्याल 70s और 80s से बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे पास। तो हम सब ने वैसे ही शुरू किया। और फिर आपको पता है कि कराची में क्रिकेट खेलना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे क्रिकेट मौजूद, दो कि अभी वो क्लब क्रिकेट वैसे ही नहीं है जो कि हमारे दौर में होती थी। और हम अगर 80s और 70s और 90s की बात करें, बहुत ज़्यादा क्लब क्रिकेट थी, बहुत ज़्यादा सिमट की क्रिकेट थी, जो कि मैं देखता हूँ कि अब वो वैसी क्रिकेट नहीं है। और इसी वजह से कराची की क्रिकेट का डाउनफॉल भी हुआ। अगर हम देखें, हम ये समझते थे कि वो अक्सर ये होता था कि जी कराची में क्रिकेटर्स हैं, ये फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल सकते, ये स्पिनर्स पे अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिमट पे क्रिकेट होना, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता था बैट्समैन्स को कि बहुत बड़े बड़े रन होते थे। अगर हम देखें 30 ओवर का 35 ओवर का मैच होता था तो हम 300 प्लस चेज रन कर रहे होते थे। इसी तरह सईद अनवर ने कराची क्रिकेट खेली तो बहुत बड़ा नाम किया। उसके बाद राशिद लतीफ़ ने कराची क्रिकेट खेली, उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। इसी तरह माई सेल्फ, उसके बाद खालिद लतीफ़ हो गए, खुर्रम मंजूर हो गए। तो बेसिकली हमारा क्रिकेटर बनने की अगर 4-5 जो लड़के हैं हमारे पाकिस्तान में, उसमें कराची की क्लब क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है। और वो जो सिस्टम था, वो जो मुश्किल सिस्टम था कि आपको क्लब क्रिकेट में पहले कम्पीट करना है प्लेयर्स के साथ, फिर जोन की टीम में जाना है, जोन के बाद फिर आपने कराची की टीम में जाना। और कराची की टीम जब आप जाते थे तो उसमें आधे से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर होते थे। तो मुझे याद है कि जिस वक्त मैं, माई सेल्फ, शाहिद अफरीदी, हसन रज़ा, हसन थोड़ा सा हमसे छोटे हैं, तो शायद और मैं जब हम लोग क्लब क्रिकेट खेलते तो ख़ास तौर पे MCB से खेलते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हम कराची की टीम में कैसे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो नर्सरी थी उस वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और टफ नर्सरी थी। तो हमारे सामने जो हमारी सेकेंडरी की जो क्रिकेट थी वो बहुत मुश्किल थी। उसके बाद अगर आप कॉलेज की क्रिकेट देख लें, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट देख लें, उस वक्त होती थी। मैं अब देखता हूँ कि इन बच्चों के पास अब वो क्रिकेट नहीं है। अब ज़्यादा क्रिकेट क्या है कि मैं देखता हूँ कि यूनुस खान ने एकेडमी खोल ली, नईम तैयब ने एकेडमी खोल ली, और पेरेंट्स के लिए बहुत इजी है। वो क्या करते हैं, बच्चों को जाके यूनुस खान को हवाले कर देंगे, नईम तैयब को हवाले कर देंगे, राशिद लतीफ़ को हवाले कर देंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस है जहाँ से प्लेयर बनते हैं वो प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो हमारे लिए, क्योंकि अकेडमीज़ बहुत कम थी, अगर मैं याद करूँ तो उस वक्त एक आगा खान में कोई अकेडमी लगी होती थी उस वक्त, वहाँ पे एक सिस्टम था इस तरह, या DHA में साउथ एंड क्लब जो था वहाँ पे थोड़ी बहुत, सिकंदर बख्श साहब वहाँ पे एक अकेडमी करते, उसके अलावा कोई अकेडमियाँ नहीं थी। तो हमने वो जो क्लब क्रिकेट थी, वो जो स्कूल की क्रिकेट थी, वो जो यूनिवर्सिटी की क्रिकेट थी, वो हमारी नर्सरी थी। अब मैं ये देखता हूँ कि आज की वो नर्सरी ख़त्म हो गई। तो मेरे ख्याल से हमारा क्रिकेटर बनने में, या आप जिस तरह फर्स्ट क्लास खेलो, या हम जैसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेल सके, लेकिन जो फर्स्ट क्लास का मैच था, मेरे ख्याल से वो अब बच्चों के पास नहीं है, यंगस्टर के पास नहीं। अच्छा यूनुस, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँ, हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं दिशान सिद्दीकी, वो हर जगह कोई बात होती है तो वो यही कोट करते हैं कि जिस तरह यूनुस खान का कैरेक्टर है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आप जिस तरह के इंसान हैं, तो वही कहते हैं कि मैं यूनुस खान को रोल मॉडल बना के
कनाडा से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला मैं, तो कितना स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टर है, तो शुरू से ही ऐसे हैं या वक्त और हालात की सख्तियों ने आपको ऐसा कर दिया? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, इसकी वजह मेरी फैमिली हो सकती है, क्योंकि मेरे वालिद मेरी वालदा तो बिल्कुल ताजुद गुजार, उसके बाद मेरे वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, और क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा बहन भाइयों में हूँ, तो मैं उनके साथ क्लोज भी रहता था, मैंने उनको गुस्सा भी देखा हुआ है, और बाद का जो मेरा गुस्सा है वो बिल्कुल उन्हीं की तरह है। और तो मेरे ख्याल से मेरी जो फैमिली थी वो ऐसी थी कि वो मुझे एक ही उसमें रखते थे कि पढ़ाई करें, क्रिकेट खेलें, पढ़ाई करें, क्रिकेट खेलें, ये नमाज का टाइम है, ये क्रिकेट का टाइम है, ये होमवर्क का टाइम है। तो मेरी फैमिली में मेरी एक ऐसा माहौल था कि वो मुझे डिस्ट्रक्ट नहीं होने देते थे, और ये नहीं था कि हम कोई फ़न नहीं होता था हमारी फैमिली में, हम सब मिल बैठ के बहन भाई एक ही जगह बैठ के और हम फ़न करते थे, हमने फ़िशिंग करते थे, फिल्में भी देखते थे घरों में बैठ के। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से मेरे जो करैक्टर है वो मेरे ख्याल से मेरे वालिदैन की वजह से जो है ना, मुझे वो एक सीधा पाथ मिला जो कि एक मुसलमान बच्चे के पास होना चाहिए या एक मुसलमान के पास होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त है। आपको कब लगा कि अभी क्रिकेट के अंदर जो इनिशियल आपने मेहनत की उसके बाद आपको ब्रेक थ्रू मिला, या आपका कोई ऐसा कोई मेंटोर जिसको आप कहते हो कि ये था तो आपको एक ब्रेक थ्रू मिला जिसकी वजह से आप आगे निकल गए क्रिकेट के अंदर? लेकिन नहीं, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं मेहनत तो खैर हम जैसे जो लड़के होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके पास नर्सरी इतनी मुश्किल हो, फिर सेकेंडरी मुश्किल हो, उसके बाद फिर कॉलेज की क्रिकेट भी मुश्किल हो, तो आपको मेहनत तो करनी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सब मेहनत करते हैं। मेरी गुड लक ये हुई क्योंकि मैं स्टील्स में रहता था, मैं जब क्लास 6 या 7 में था तो एक ट्रायल्स हुए पाकिस्तान स्टील ग्रे के नाम से, उन्होंने एक ट्रायल लिए, तो वहाँ पे मैं ट्रायल देने गया तो मेरे ख्याल से इकबाल कासिम आए हुए थे, सल्लू भाई आए हुए थे और तौसीफ अहमद आए हुए थे, तो वो ट्रायल लेने आए हुए थे। तो मैं गया, मैं भी जाकर ट्रायल दिया, मैं इत्तेफाक से, क्योंकि उनके पास वो विज़न था, वो नज़र थी, इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं जब क्लास 6 में था तो मुझे स्टील मिल ग्रे के नाम से एक टीम बनी और उसमें मुझे 900 रुपये मिलते थे। तो मेरे लिए एक बच्चा जो है वो 6 क्लास में पढ़ता है, उसके लिए 900 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह है कि मुझे याद है ग्लव्स हमें मिलते थे, कोई 125 रुपये के ग्लव्स की अच्छी जोड़ी मिल जाती थी। उसके बाद बैट थोड़ा महंगा होता था तो वो मिलता था कोई 350 रुपये का। पैड जो है वो इसी तरह को 250 से 300 रुपये के मिलते थे। तो आपके किट बैग जो 1000 रुपये में बन जाता था उन दोनों में। तो मेरे पास सब चीज़ें होती थी, तो शौक़ बढ़ा, क्योंकि जब मुझे पैसे मिलने लगे, जब मेरी जॉब हुई, और एक बच्चे की जो 6-7 क्लास में हो वो उसको जॉब मिल जाए और उसको अब सिर्फ पढ़ना है और क्रिकेट खेलनी है, तो मेरे ख्याल से मेरी क्रिकेटर बनने की वजह ये थी कि मुझे वो जॉब्स मिलती रही। जब मैं स्टीमल के बाद फिर मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक में गया, उसके बाद जनाब फिर मैं चला गया HBL में। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए गुड लक ये हुई कि मैं मेहनत तो मैंने किया, लेकिन मुझे सही टाइम पे मौके भी मिलते रहे, क्योंकि मैं अंडर 14 खेला जोन 4 से, फिर मैं अंडर 16 खेला, फिर मैं अंडर 19 में खेल गया, जबकि मैं अंडर 16 में था तो मुझे अंडर 19 में खेलना शुरू हो गया, तो मुझे वो मौके मिलते रहे। तो मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं अंडर 14 खेला और जैसे मैं अंडर 16 में गया हूँगा, तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करूँ, और क्योंकि मेरे घर में ही मेरे मेंटोर मौजूद थे, मेरे भाई जो थे वो सब क्रिकेट खेलते थे। वो एक भाई मुझे सुबह रनिंग कराते थे, ट्रेनिंग कराते थे, दूसरे भाई शाम में प्रैक्टिस करता था नट्स पे जाके। तो मेरे ख्याल से विदिन मेरी फैमिली में वो माहौल था, और फिर ग्रेजुअली मुझे मौके मिलते रहे और मुझसे परफॉर्मेंस होती गई। तो मैं जब 16 में गया और अंडर 19 में गया, जब कराची से मैं अंडर 19 खेला, अच्छे भाई हमारे मैनेजर थे, तो मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते रहे। उसके बाद फिर राशिद भाई जैसे मेंटोर मिल गए, घर में भी मेंटोर थे, वालिदैन भी ऐसे थे कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, पुश करते थे। भाइयों में भी ये था, बहनों में भी ये था कि अगर होमवर्क में प्रॉब्लम है तो बहनें कर रही हैं, अगर मैं क्रिकेट के लिए खेल जाऊँ, ग्रेड 2 खेलने जाऊँ, उस वक्त आपको पता है ग्रेड 2 की क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत मुश्किल थी। बख्तियारी यूथ सेंटर पे क्रिकेट खेलना, और नईम तैयब बॉल कर रहे हो और ऑफ स्टम्प से बाहर बॉल कर रहे हैं और आपको जो लेग स्टम्प से बाहर चले जाए, तो उस वक्त मेरे ख्याल से वो जो कम्पिटिटिव क्रिकेट थी वो बहुत हमारे लिए अच्छी थी। तो मैं जब ग्रेजुअली गया हूँ अंडर 19 में और फिर ग्रेड 2 क्रिकेट में, तो मुझे वहाँ से लगा कि अगर मैं अपने आप को पुश मैंने किया और मुझे सही टाइम पे वो मौका कैश हो गया, तो मैं आगे जा सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ 93 से टिल 96-97 तक, ये 4-5 साल मैंने बहुत मेहनत की। मुझे कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं मिली,
मैं 4-5 साल से मैं एलिजिबल था कि मैं फ़र्स्ट क्लास खेल सकता था, लेकिन मेरे पास मौके नहीं थे। कराची से इतनी बड़ी टीम थी, मौके नहीं मिलते थे। फिर मैं डीजी खान गया, मैं फिर मर्दान गया, पेशावर गया, घूमते घूमते 5-6 साल में फिर मुझे मौका मिला। तो ये 1998-99 का सीज़न था। तो 98-99 में मुझे फ़र्स्ट क्लास खेलने को मिली। और क्योंकि मैं इतने ग्रेड 2 खेल चुका था, मैं इतना पक चुका था कि जैसे ही मैं फ़र्स्ट क्लास का पहला सीज़न खेला, सेकंड सीज़न में HBL से खेला 1999 में, और 2000 में मैं पाकिस्तान टीम में था। तो मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे राइट टाइम पे मुझे मौके मिलते गए, दो कि मैं मेहनती भी था। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो सक्सेस की वजह ये हो सकती कि मैं मुस्तकिल मजाज था, कि मैं कभी भी छोटे फेलियर जो आते थे तो मैं घबराता नहीं था उससे। दो कि एक टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अगर पाकिस्तान स्टील से मैं आता था कैदाबाद तक या यहाँ मैच खेलने आता था तो मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि मैं शुरू से ऐसा मेरी आदत थी कि मैं, क्योंकि कभी ना वालिद से पैसे मांगे, कभी ना वालदा से मांगे, क्योंकि मैं 6th क्लास में था तो मैं खुददारी थी, मुझे वो जॉब में पैसे मिलते, बाकी बाज़ मैं खुद बाज़ हेल्प करता था घर में। तो मेरे ख्याल से सही टाइम पे सही मौके मिले और फिर अल्लाह ने मुझसे वो कैश भी कराया। तो मुझे इस तरह से जो है मेरी वो एक लॉन्ग सी जर्नी है जो कि अल्लाह ने बहुत हेल्प की मेरे। यूनुस, आप 17 साल पाकिस्तान खेले माशाल्लाह, और उसमें जो आपके मेजर चीज़ें हैं उसमें आप वर्ल्ड कप भी खेले, T20 का जिसमें आप चैंपियन भी हुए, तीनों फॉर्मेट में आप पाकिस्तान के कप्तान भी रहे। उसकी अगर कुछ जर्नी की बात हम कर सकें। बिल्कुल नीम भाई, अगर मैं बात करूं 2000 की, मेरा डेब्यू लेके वो बड़ी एक स्टोरी है कि जब मैं फर्स्ट डे गया हूँ नेट पे, तो इंतखाब अलग साहब हमारे कोच थे और किसी को नहीं पता था, मुझे किसी ने बेसिकली देखा हुआ नहीं था कि मैं सिर्फ राशिद भाई को पता था कि मैं किस तरह का प्लेयर हूँ, और साथ में शायद क्योंकि हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे उसके बाद मोहम्मद यूसुफ उस वक्त टीम का हिस्सा थे, तो यूसुफ को जो है वो पता था कि यूनुस खान कैसे, क्योंकि वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक में हमने वो 3-4 साल क्रिकेट खेली थी, तो उनको सिर्फ पता था। मैं खड़ा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि भाई ये किस तरह के प्लेयर। तो मोहम्मद यूसुफ ने उस वक्त कोच को कहा कि जी ये नया लड़के, इसको ज़रा ट्राई तो करें। तो फिर मुझे पैड कराए गए और मैं जब बैटिंग करने गया हूँ तो वसीम अकरम आए, वसीम भाई ने बॉलिंग स्टार्ट की और मुझे 4-5 बॉलें करने के बाद वो फिर साइड पे हो गए। तो वो मुझे इतने ग्रेड 2 खेले हुए थे, इतने मुश्किल से आए हुए थे, तो जो एक कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा था मुझ में। और फिर जिस तरह वो पहला मैच हुआ, तो पहले मैच की स्टोरी ये है कि सईद भाई ने बिल्कुल देखा हुआ नहीं था। मैंने पहले हमारी फील्डिंग मैंने अच्छी की, 1-2 कैच भी पकड़े अच्छे। तो उसके बाद जब मेरी बैटिंग की बारी आई तो मेरे ख्याल से मैं नंबर 5 या नंबर 6 मुझे बैटिंग करनी थी। सिचुएशन कुछ गंभीर हो गई तो सईद अनवर ने वसीम अकरम को पैड करा दिए, वसीम भाई चले गए, उसके बाद मोइन खान चले गए बैटिंग करने। तो जब मोइन खान जाने लगे कुछ 7वें 1 नंबर पे, तो मैं खड़ा हो गया वहाँ पे। मैंने कहा सईद भाई को, मैंने कैप्टन को, पहले मैच में एक यंग लड़का आया हुआ है और वो पहला मैच खेल रहे हैं और साथ में सारे बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं कि इधर मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं, इधर वसीम अकरम बैठे हुए हैं, इधर सईद अनवर बैठे हुए हैं, इधर आमिर सोहेल बैठे हुए हैं, इधर एजाज अहमद बैठे, सब सारे प्लेयर बैठे हुए हैं। तो वो खड़ा हुआ कहता है जी सईद भाई मुझे भिजवाए, मैं करके आता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में क्योंकि इतनी ग्रेड 2 इतना कुछ खेल के आया हुआ था। तो वो उससे जो है वो बस वो एक जर्नी स्टार्ट हुई और अल्लाह ने वो 46 कुछ रन्स करा दिए कम बॉलों पे। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान में होता है कि जब आपका पहला एक मैच अच्छा चला जाए तो लोगों की आप ज़रा नज़रों में आ जाते, तो मैं नज़रों में आया। और फिर ग्रेजुअली जिस तरह का मेरा एक रवैया था, जो मेरी मोटिवेशन थी, जो हमेशा एक रास्ता था कि भाई मैंने क्रिकेट खेलनी है, उसके अलावा मेरे पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं अपना जिम, मैं अपना ब्रेकफास्ट, मैं अपने टाइम पे सोना, अपने टाइम पे ट्रेनिंग करना और अपने काम में पूरा काम करना। तो मेरे ख्याल से उसको वजह से फिर ग्रेजुअली मुझे मौके मिलते रहे और 2002, 3, 4 तक मैंने स्ट्रगल किया, इन एंड आउट हो गया, परफॉर्मेंस करता भी रहा और बाजू का परफॉर्मेंस नहीं भी हुआ, 1-2 दफ़ा ड्रॉ भी। लेकिन जैसे ही बॉब वुलमर आए तो बॉब वुलमर के साथ जब मेरी पहले मीटिंग हुई, जब उन्होंने 1-to-1 सबसे मीटिंग की तो मुझे उनसे कुछ सवाल किए मुझसे। उन्होंने तो ब्लड तो मैं था क्योंकि कराची में क्रिकेट खेली हुई थी, मुश्किल क्रिकेट खेली हुई थी। तो जब उन्होंने मुझसे सवाल किए तो मैंने उनको जवाब दिए और उसके बाद फिर मैंने भी कोई सवाल किए। तो फिर मेरे पास कुछ अपनी कैसेट्स मौजूद थी, कुछ सीडीज़ मौजूद थी। तो मुझे उन्होंने कहा तुम क्या कैरी करते हो? मैंने कहा जी मैं तो इस तरह से कैरी करता हूँ, ये मैं
मैं अपनी हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अपनी वीडियोस हो, अपने ये सब चीज़ें हों, तो वो बड़े इम्प्रेस हुए मुझसे। तो मेरे ख्याल से मैं वाहिद प्लेयर था जो जिसने उसको इस तरह फीडबैक दिया। तो वो पहली मीटिंग में ही वो आए और उन्होंने मुझ में वो चीज़ देख ली, और 2 साल के बाद मैं उस टीम का कैप्टन था उनके होते हुए। और मेरे ख्याल से बॉब वुलमर के आने से मेरी क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव हुई, और हमारी एक साइकी भी बहुत अच्छी रही। और फिर उसके बाद हमने वो जो जर्नी थी, और फिर मैंने सीखे, फिर मैंने कुछ कोर्सेज भी किए, कुछ कोचिंग कोर्सेज किए। वो बॉब वुलमर बड़े, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट की कि हाँ, आपको ये कोचिंग कोर्स भी करने चाहिए। और इसलिए नहीं कि आपने आगे जाके कोच बनना है, बल्कि इसलिए कि आपको आपकी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसीलिए जब मैंने अपने कोचिंग कोर्स खेलते हुए कर लिए, तो मुझे वो चीज़ें अपनी नज़र आनी शुरू हुई कि मेरी टेक्निक क्या होनी चाहिए, मेरी फील्डिंग के बायोमैकेनिक्स क्या होते हैं। बॉलर्स के साथ मैं खेलते हुए बॉलर के साथ काम कर रहा होता था, बाज़ औक़ात मैं खेलते हुए अपने क्लीग के साथ काम कर रहा हूँ। मैं खेलते हुए किसी से अगर कुछ कैच छूटता था तो मुझे पता होता था कि यार इसका हाथ या आई वहाँ पे नहीं थी। तो बेसिकली ये बॉब वुलमर ने जो मुझे रिफ़ाइन किया, जो मुझे थोड़ी सी समझ और दी, और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं खेलता गया, फिर काउंटियाँ क्रिकेट आई, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने गया हूँ। तो वो फिर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हर जगह क्रिकेट खेलूँ जाके। मेरी ख्वाहिश ये नहीं होती थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग मेरे पीछे। मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इंडिया में क्रिकेट खेलूँ, मैं साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलूँ, मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलूँ, मैं हर जगह क्रिकेट खेलूँ और लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलूँ। अगर मैं आज समझता हूँ कि आज के जो यंग लड़के हैं वो ज़्यादातर जाते हैं छोटे छोटे लीग्स खेलने, बिग बैश में जाएंगे, CPL में जाएंगे, IPL में जाएंगे, PSL की कोशिश होती है। वो नहीं चाहते, या उनकी वो समझ बूझ नहीं होती कि वो जाएं तो लॉन्गर वर्जन खेलें। क्योंकि जब आप काउंटी क्रिकेट खेलते हो, 4 डे खेलते हो, 1 डे खेलते हो, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ रहते हो, वहाँ पे आप लाइव सीखते हो। तो मेरे मुताबिक क्रिकेट जो है वो लाइफ है। जिसने लाइफ टफ गुजारी होगी, जिसने लाइफ में अप एंड डाउन देखे होंगे, उसके लिए क्रिकेट बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इसीलिए मेरी अगर आप जर्नी देखेंगे तो मेरी जर्नी में अप एंड डाउन्स हैं। मुझे तो बाज़ औक़ात यहाँ तक सेलेक्टर्स ने कह दिया कि ये इसका आखिरी मैच है, और मुझे पता है कि ये मेरा आखिरी मैच है, मैं नहीं करूँगा तो मुझे फारिग कर देंगे। और उसी मैच में बड़े से 2 रन, 200 रन, 300 रन, 400 रन, और वो हो गया। तो उस पर मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ जो है आप लाइफ सीखो। क्रिकेट में जब आप लाइफ सीखते हो तो फिर वो आप जब लाइफ आपकी अच्छी होती है तो क्रिकेट आपके लिए ईजी होती है। इसी तरह जब मैंने अपने वालिदैन को देखा, मैंने उनसे वो चीज़ें सीखी, और उन्होंने जो है ना फिर उनकी दुआएं साथ रही। मेरी वालिदा हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में खड़ी रही हैं। मेरे वालिद जब तक ज़िंदा थे वो मेरे साथ हमेशा बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे, और वो कहते थे जी पाकिस्तान फ़र्स्ट, पाकिस्तान फ़र्स्ट, पाकिस्तान फ़र्स्ट। अगर आप पाकिस्तान के लिए सोचोगे, पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट होगा, तो आपकी पर्सनल अचीवमेंट होती रहेंगी। तो मैं इसीलिए मेरे लिए हमेशा पाकिस्तान फ़र्स्ट रहा है। और उसमें जो है बस वो आप कह सकते हो कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो तो इतने करोड़ अवाम है, तो किसी की तो दुआ आपको लगेगी। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आपका कंट्री, आपकी टीम पहले हो, उसके बाद फिर आपकी अपनी ज़ात हो, फिर आपकी फैमिली हो। तो इस तरह जो है वो एक जर्नी है जो कि वो उस वक्त भी चल रही थी, फिर जब मैं रिटायरमेंट हुई उस वक्त भी चल रही थी, और आज अगर मैं ऑन एंड ऑफ कोच होता हूँ तो अभी भी चल रही है, और जब मैं फ्यूचर में कुछ और हूँगा तो फिर भी मेरा पाकिस्तान इस तरह फर्स्ट होगा। 2009 का वर्ल्ड कप आपका, मैं कहता हूँ शायद एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। 2 ही कैप्टन है पाकिस्तान के, एक इमरान खान और एक आप, जिनके अंडर में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है। एक लॉन्गर वर्जन, एक T20। उसकी कुछ याद है, कैसा रहा आपका सफ़र? देखिए नहीं, जिस वक्त पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान की क़यादत में जीते हैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मेगा इवेंट हो कि पाकिस्तान मेरे होते हुए वो जीते, वर्ल्ड कप हो, चैम्पियन ट्रॉफी हो, वर्ल्ड T20 हो। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उस वक्त 1992-93 की, यार कि मैं भी टीम पाकिस्तान में हूँ, मेरे सामने कोई वर्ल्ड कप जीते कोई। तो मेरे ख्याल से ये जो सोच होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सोच उस वक्त 90s की थी, जबकि मैं उस वक्त फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला हुआ था। तो मैं इसलिए जब भी मैं यंगस्टर के साथ बात करता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि यार सोच रखो, सोच पहले सोचना है आपने पहले ख्वाब देखने ही देखने कि भाई मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। उसके बाद आप फिर एनालाइज करते हो, फिर अपने आप को देखते हो कि भाई मुझ में क्या कमी है, क्या खूबियाँ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। और लेकिन ग्रेजुअली फिर आपके साथ वो लोग आते हैं। ये कभी नहीं होता कि आपने अगर K2 का पहाड़ सर करना है और आप सबसे पहले आपने सोचना ज़रूर है।
सोचने के बाद फिर आपके पास जो इक्विपमेंट है, जो स्टफ़ है, जो लोग हैं, जो मौसम है, वो सब आता रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना है, फिर ये जो जुड़ाव है ये लिंक बनता रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपने सोचना है। और आपने ये देखा होगा कि अगर हम अपने पैगंबरों की बात कर लें तो सबसे पहले उनको अल्लाह ने वो सोच दी, उसके बाद वो लग गए। ये नहीं था कि हम जितने पैगंबर हैं वो ऐसे नहीं था कि वो बस वो पहले उनको अल्लाह ने सोच दिया, पहले नबूवत दी गई, उसके बाद वो फिर ग्रेजुअली चलते। तो इसी तरह लीडर्स, अगर दुनिया के जो टॉप के लीडर्स हैं उनकी सोच, विजन, पहले विजन आया, सोच आई, उसके बाद वो अकेले खड़े हो गए, उसके बाद पूरी लाइन लग गई। तो किसी ने जो है ना इनिशिएटिव लेना होता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये इनिशिएटिव लिया जाए तो हो जाता है। इसी तरह मैंने वो सोच उस वक्त थी, फिर मैंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया। फिर जब मैं कैप्टन बना तो फिर मैंने वो इनिशिएटिव लेना शुरू की। फिर मैं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, मैंने फिर वो प्लेस चुने। आप यकीन करें, मैं और सलीम जाफ़र जिस वक्त ये टीम बननी थी, 1.5 महीना पहले नेशनल स्टेडियम कराची में, यहाँ पे सलीम जाफ़र को मैं इतना विजन नहीं था कि मैं 1.5 महीना पहले टीम बना के बैठा हुआ। 1-2 स्लॉट थे कि मैंने यहाँ पे ज़रा मैं डाउट में था कि मैं किसको लेके जाऊँगा। तो वो मैं और सलीम जाफ़र बैठे हुए थे नेशनल स्टेडियम की, वो बिल्कुल जहाँ पे अभी मीडिया वाला वो वहाँ छत होती थी वहाँ पे। तो वो सलीम भाई जो है ना पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हुए थे डोमेस्टिक के। मैं कहा यार ये खोलो, तो उसमें शाहजेब की निकल आया, मोहम्मद आमिर की एक वो निकल आई। तो कहा यार ये लड़का अच्छा है, इस तरह ये शाहजेब हसन है, ये बहुत अच्छा, ये एक प्लेयर है, 1-2 और प्लेयर थे वहाँ पे, एजाज़ चीमा भी थे वहाँ पे। तो फिर मैंने वो सब लड़कों को इकट्ठा किया और एक 30 का पोल बना के उसके बाद मैंने उनके लिए फ़ाइट की, कन्विंस किया सेलेक्टर्स को कि भाई ये 30 लड़के अनाउंस करें। वो 30 लड़के अनाउंस किए। उसके बाद फिर मैंने दोबारा कन्विंस किया उनको कि भाई ये 15-16 लड़के अनाउंस करें। उसमें नहीं हुआ, मसले हुए कि यार मोहम्मद आमिर नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ये जाएंगे। तो आप इनिशिएटिव लेते हो। और फिर वही हुआ कि वो मुझे कहा गया कि यार सोहेल तनवीर के होते हुए आपको लेफ्ट आर्म की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा खुदा ना खासा सोहेल तनवीर अगर अनफिट हो जाए या उनको कुछ हो जाए तो मेरे पास क्या चॉइस होगी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत यंग प्लेयर है। सेलेक्टर्स ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो कुछ खेला ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा है ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सरप्राइज़ पैकेज होगा। और मैंने सिर्फ लेके नहीं जाना है इसको। मैं आजकल ये देखता हूँ कि सरप्राइज़ पैकेज है, तो भाई पैकेज को खिलाना भी तो है। तो ये मुझ में ये नहीं था। मुझ में जहाँ मुझे वो मौका मिलता था तो मैं प्लेयर को खिला देता था। मैंने मोहम्मद आमिर को खिलाया, उसके बाद शाहजेब को 1-2 मैच खिलाए और उन्होंने परफॉर्म किया जहाँ उनको मौका मिला। तो मेरे ख्याल से आपके पास जब विजन होता है, आप फिर ग्रेजुअली आप जो है वो स्टेप लेते हो। और अगर आपकी सोच अच्छी हो, आपकी इंटेंशन साफ़ सुथरे हो तो आपकी हेल्प। और मुझे लगता है कि 2009 वर्ल्ड T20 वो सिर्फ और सिर्फ सोच की वजह से जीती गई। अगर आप हमारी टीम देखें तो मेरे ख्याल से सबसे यंग टीम थी उस वक्त और सबसे बॉटम की टीम होगी मेरे ख्याल से। लेकिन जब वो वहाँ से हम उठे हैं तो पाकिस्तान की T20 की नंबर 1 टीम बन के आए उस वक्त। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सोच हो और आप इनिशिएटिव लो तो अल्लाह ताला खुद ही आपकी हेल्प कर। यूनुस आपने जो बात की ना, देखिए हम तो देखते हैं कि इमरान खान भी एग्जैक्टली यही एक चीज़ बात करते थे। मुझे यकीन था उनको कि हम जीतेंगे वर्ल्ड कप। वो कन्विक्शन, वो सोच, वो यकीन। और आप भी सेम ही है, मतलब लीडर का स्ट्रांग होना, उसकी सोच स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यूनुस आप किस टीम के खिलाफ पर्सनली एंजॉय किया अपने क्रिकेट लाइफ के अंदर इंटरनेशनली, और कोई ऐसा बॉलर जिसने आपको तंग किया हो कभी कोई? वैसे मुरलीधरन मुझे याद है बड़ी मार मारते थे, अब दुनिया तंग होती थी। मैं कह सकता हूँ कि इंडिया का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया के खिलाफ वैसे ही हमारी ये नहीं कि वो कोई हमारे कोई दुश्मन है या क्या, लेकिन इंडिया और हमारा स्टाइल ज़रा एक जैसा होता था। तो जब भी हम इंडिया के ख़िलाफ़ खेले और तो उनके ख़िलाफ़ एक मज़ा आता था खेलने के लिए। टफ होती थी, अपनी इन्वायरमेंट होती थी। अब जैसे बॉलर होते थे, स्पिनर, फास्ट बॉलर, रिवर्स स्विंग, लैंग्वेज भी एक जैसी, बॉडी लैंग्वेज भी एक जैसी। तो मेरे ख्याल से मैं जब भी इंडिया के ख़िलाफ़ खेला तो मुझे बड़ा मज़ा आया। वो टीम भी टफ होती थी। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह, कुंबले, इरफान पठान, ज़हीर खान, ऐसे बॉलर मतलब कि जो कि नामी ग्रामी बॉलर हैं। तो उनके ख़िलाफ़ कंडीशन भी अपनी, तो उनके ख़िलाफ़ हमेशा जो है वो मज़ा आता है क्योंकि उनको वो आउट भी होते थे लेकिन रन भी करते थे। ये इसी तरह जैसे एशेज़ होती है ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, एक जैसे क्रिकेट खेलते हैं, एक जैसे सोच के लोग हैं। तो मैं हमेशा इनके खिलाफ, और जो बॉलर था वो हमेशा मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर था जिनको मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ।
वो इसलिए कि मुरलीधरन एक ऑफ स्पिनर का इतना अचीवमेंट जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, मेरी नज़र में जितना उनको रेट होते हैं ये कम रेट होते हैं। मेरे ख्याल से मेरी नज़र में जो रैंकिंग है ना उनकी बहुत हाई है। तो हमेशा जब भी मताय मुरलीधरन के खिलाफ मैं खेला, बहुत मुश्किल उन्होंने मुझे किया, दो कि मैंने रन भी बहुत ज़्यादा किए, मेरे 300 रन जब मैंने किए तो मुरलीधरन उस मैच में थे और हमने बड़ा अच्छा खेला। मैं एज ए कैप्टन मैंने वो 300 रन किए थे, लेकिन मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर थे जो कि हमेशा सरप्राइज पैकेज होते थे। और मुझे ऐसा लगता है अगर उनसे पूछा जाएगा किस बैट्समैन ने तंग किया तो आप ही का नाम लेंगे शायद। अरे सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के लिए, सबसे ज्यादा सेंचुरीज, बहुत सारे सुपरस्टार्स है पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है आप लेजेंड बन गए, सबसे ऊपर आप आ गए। रिकॉर्ड्स बताते हैं आपकी मेहनत ने साबित किया। स्टील टाउन से जो सफर शुरू हुआ, आज यहाँ सबसे टॉप पे आप बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर। उस सफर में आपको क्या लगता है, क्या खोया और क्या पाया आपने? देखिए नहीं, मैं तो पाया ही पाया, खोया बहुत कम। बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो मैंने खोया वो आप ये हो सकता है कि मेरी सिस्टर का इंतकाल हुआ, फिर मेरे भाइयों का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। खैर वालदा तो जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वो जो सिस्टर, मेरे वालिद, मेरे भाई, अगर मैं बस उनको मेरे साथ होना चाहिए था टिल मेरे रिटायरमेंट तक, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने खोया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला था। और क्योंकि जिस वक्त हम पाकिस्तान स्टील मिल, मेरे वालिद और वालदा यहाँ आए थे कराची, ये बात है 1979 की। तो हम बैक पे हमारी जो बड़ी सिस्टर थी, हम मर्दान में उनके साथ होते थे। पहले हमारे वालिद आए, वालदा आए, उन्होंने फिर यहाँ पे पाकिस्तान स्टील मिल की जब जॉब घर वगैरह सेट किया तो थोड़ा सा टाइम लगा, तो हम 1 साल 2 साल में आए थे। तो वो टाइम मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, उन्होंने बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह पाला था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी जो सिस्टर है वो ज़िंदा रहती हैं और मेरी अचीवमेंट हम देखते और हम साथ में थोड़ा ये जर्नी हम वो करते हैं। उसके बाद भाइयों का इंतकाल उस तरह हुआ, खेलते खेलते जो 2006-7 में जो है ना भाइयों का इंतकाल हो गया। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ जाते, मेरी ये जर्नी पूरी मेरे साथ देखते। वो थोड़ा सा अर्ली जो है वो मुझे छोड़ के चले गए। तो और जहाँ तक जो पाने की बात है, तो मेरे ख्याल से मैंने हमेशा पाया ही पाया। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एक बात होती है कि यार इस मुल्क ने हमें क्या दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मैंने इस मुल्क को क्या दिया। तो मेरी सोच हमेशा ये होती थी कि मैं आज भी खड़ा होता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, मैं आज भी ये समझता हूँ कि अब इस मुल्क के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। तो मेरी सोच हमेशा ये होती है। जबरदस्त है। अच्छा, मैं आपसे एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने आपका देखा था जो आपने कहा था कि हम सीखने के लिए जाके पूछते ही नहीं अपने सीनियर से। आपने राहुल द्रविड़ को कोट किया था कि आप वो सीनियर थे आपने हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये रियलिटी है कि आज हम किसी भी लेवल की क्रिकेट को देखते हैं तो ये बड़ा एक मेजर इशू है कि कोई भी प्लेयर अपने सीनियर से पूछने में झिझकता है कि जी मैं क्यों पूछूं उससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना। अगर थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए नहीं, बिल्कुल ये अभी मैं रिसेंट इंग्लैंड सीरीज़ की बात करता हूँ तो जोस बटलर मेरे पास जब पहला टेस्ट मैच से पहले, क्योंकि एक ही होटल में ठहरे हुए थे, दो के कोविड-19 था और हम थोड़ा सा दूर रहते थे, लेकिन चलते फिरते कहीं मुलाकात हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। तो मैं देख रहा हूँ जोस बटलर जो है वो टॉप का क्रिकेटर दुनिया में ना, उस वक्त थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था वो। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो, अच्छा जी मलान, क्योंकि ये सब ऑन एंड ऑफ काउंटियों में खेलते रहे, PSL में खेलते रहे, कहीं ना कहीं इनसे जो है ना तो वो बर्मल आते थे और वो बोलते थे जी यार भाई ये बात करनी है, हम बैठ के बात कर लेते थे। ये टेक्निक पे कोई बात कर ली, मोटिवेशन पे बात कर ली, सोच पे बात कर ली। तो मेरे ख्याल से इस पर कोई किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। ये बात बिल्कुल इसी तरह था जब मैं स्ट्रगल के डेज थे तो बॉब बुलमर वहाँ पे थे। ये बात है जी बर्मिंघम की 2004 चैम्पियन ट्रॉफ़ी की। तो मुझे राशिद भाई से भी क्योंकि मैं टच में रहता था, तो राशिद भाई ने मुझे कहा कि यार आप ऐसा करें कि राहुल द्रविड़ होगा, राहुल द्रविड़ बड़ा अच्छा है, क्योंकि राशिद भाई खुद भी उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे, तो उनसे बात करो, वो तुम्हारी बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने राहुल द्रविड़ को अप्रोच किया मैच में। मैंने कहा जी मुझे आपसे 5 मिनट चाहिए, मैंने आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल। राहुल ने कहा कि जी मैं बिल्कुल आपसे बात कर सकता हूँ। और जैसे मैच ख़त्म हो गया, एक ही होटल में ठहरे हुए थे, तो फिर हम कांटेक्ट करते हैं और फिर बात करते हैं। तो जब मैंने उनसे रूम नंबर पूछा, उन्होंने मेरा रूम नंबर पूछा, तो
मैंने उनको जब शाम में मैच ख़त्म हुआ और 2 के हम मैच जीत गए थे हम लोग, तो मैंने उनको कॉल किया रूम में, तो आप यकीन करो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो मेरे पास रूम में आ गए, कह रहे मैं आपके रूम में आ रहा हूँ। मेरे रूम में आए और फिर मैंने 2-3 साल सवालात किए कि आपकी क्रिकेट भी ऐसी थी जैसे मेरा कैरियर रहा है कि अप एंड डाउन। तो उन्होंने फिर मुझसे बात की कि क्रिकेट ये है, लाइफ ये है। तो मुझे उन्होंने कोई टेक्निक पे बात नहीं की, यही बातें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई क्रिकेट तो एक हिस्सा है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ सीखें। तो उन्होंने मुझे लाइफ पे बात की कि जब वो क्रिकेट खेलते हैं, जब वो ग्राउंड में होते हैं, परफॉर्मेंस हो ना हो वो वहाँ छोड़ देते हैं, कमरे में आते हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, वो बिल्कुल उसको क्रिकेट को भूल के अपने उस टाइम में रहना से। तो उनसे जब मैंने बात की तो मैंने वो टाइम मैनेजमेंट सीख ली उनसे कि मैंने ब्रेकफास्ट पे कैसे रहना है, मैंने लंच पे कैसे रहना है, मैंने शाम में कैसे रहना है और मैंने ग्राउंड में कैसे रहना है। तो वो जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ मैंने उनसे सीख लिया कि ग्राउंड में रहना है मैंने, तो मैं हर वक्त जो है ना मैंने मेरे इंटेंशन ये होने चाहिए, मेरी मोटिवेशन ये होनी। जब मैं आया हूँ कमरे में, मेरा बैग बंद हो गया, अब मैं एक फैमिली मैन हूँ, अब मेरे साथ दोस्त हैं, अब मैं क्रिकेट में ख़त्म, मेरी स्टडी ख़त्म हो गई। तो इस पे मैंने उनसे बात की और जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और ये मैंने बरमला हर जगह कोट किया है। तो इसमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके साथ कोई आपके सीनियर्स आपको शेयर करते हैं, भूले नहीं। मैंने आज भी ये राहुल द्रविड़ की सजेशन नहीं भूले, मैंने आज भी राशिद लतीफ़ की सजेशन नहीं भूले हूँ। उसके बाद जो मुझे जहाँ मेरे कोचेज़ मुझे मिलते रहे, तो मैं वो चीज़ अब मैंने पल्ले बांध ली और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और मैंने उससे मैंने अचीव किया। इसी तरह जब मैं अंडर 14-16 में था, तो मुझे नदीम बाबर ने मुझे कहा कि जी आप लेग ब्रेक कभी नहीं छोड़ना, लेग ब्रेक दुनिया में है कितने। ये मुझे बात उन्होंने समझाई थी कि अंडर 14 अंडर 16 में, तो मैं हमेशा लेग ब्रेक करता रहा हूँ, मैं वो लेग ब्रेक करता रहा हूँ। और मुझे मेरे कोच ने एक बात बताई तो मैंने अपने पल्ले बांध ली। तो मैं ये देखता हूँ बात तक जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बहुत जल्दी मुस्तकिल मजाजियाँ नहीं होती हैं। अगर आपके पास एक अच्छी चीज़ आ गई है तो उसको पकड़ के बैठ जाओ और उसको लंबा लेके जाओ। तो इस वजह से आपकी फेलियर के जो टाइम होता है वो कम होता है। तो मेरे ख्याल से हम जैसे जो क्रिकेटर्स हैं, हमें जब किसी कोच ने कुछ बताया 1978 में 80 में बताया, तो वो हम क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतनी मीडिया नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमारे पास सोर्स क्या था, वही जो क्लब के कोचेज़, डिपार्टमेंट के कोचेज़, दो के बाजुकात वो क्वालिफाइड नहीं होते थे, लेकिन वो जो समझाते थे वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती थी। इसी तरह जब अनवारुल हक के साथ में था मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, और ये बात है 1992, 93 या 94 की बात होगी, तो वो जो ड्रिल्स हमें कराते थे तो वो बहुत ज़बरदस्त होते। वही ड्रिल जब बॉब मुल्मर आए 2004 में, तो सिमिलर ड्रिल्स हमने की हुई थी 1993-94 में, और वही ड्रिल्स फिर बॉब वुल्मर ने सिमिलर टाइप की ड्रिल जो है वो बॉब वुल्मर ने 2004-2005 में करवाई। तो मुझे ये याद थी, और वही तो मेरे ख्याल से देखें कि अब अगर मैं अनवारुल हक की बात कर लूँ, तो अनवार भाई तो उस वक्त क्वालिफाइड नहीं थे, खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, टॉप के क्रिकेटर थे, लेकिन ये जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेली हुई थी, लेकिन वो क्या था ज़हीर अब्बास के साथ होते थे, फलां प्लेयर के साथ होते थे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कोई अच्छी चीज़ बताई जाए तो एज अ यंगस्टर आपको उसको फॉलो करना चाहिए, और उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कोच पे आप ट्रस्ट करो। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो जो ट्रस्ट का लेवल वो थोड़ा सा रिसेंट में जो है ना इतना नहीं है, या मे बी वो कोचेस का फॉल्ट है या मे बी वो प्लेयर्स का फॉल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे टाइम पे ट्रस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता था। जो तारिक आलम ने कोई चीज़ बताई है मुझे आज भी याद है, मुझे वहीद मिर्ज़ा ने कोई चीज़ बताई है तो मुझे आज भी याद है। तो मेरे ख्याल से वो जो ट्रस्ट का लेवल है वो थोड़ा सा शेकी हुआ है। आपने जो बोला ना, मैं छोटी सी बात ऐड करूं, जब मैं बिल्कुल बिगिनर था क्रिकेट के अंदर, तो पीएनएससी की एक टीम होती थी, वहाँ मैं जाया करता था नेट पे। अमीर लाखानी होते थे जिनको मैं उनको उस्ताद मानता हूँ। अब अच्छी सोहबत में अगर रह के सुनते भी है ना, जिसको सीखना होता है सीख जाता है। उन्हें एक छोटी सी बात बताई कि जब तुम खेलने जाओगे ना, मैं फर्स्ट क्लास खेलने जा रहा था, उससे कराची से टूर होते थे, चिटकनी वाले वो दरवाजे होते थे, तो एक छोटी सी बात बोली जो आज भी मुझे याद है कि तुम ऑफ स्पिनर हो ना, सीधा से चिटकनी कभी बंद ना करना,
खुदा ना खास्ता उसके अंदर उंगली आ गई, कुछ हो गया ना, तो आपका सीज़न ख़राब हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तभी आप तरक्की करते हैं। और जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बीइंग अ कोच अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मालिक हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कन्वे कर सकते हैं अपनी क्रिकेट के साथ। जो आपने कहा कि लाइफस्टाइल, क्रिकेटर एग्जैक्टली क्रिकेट के साथ साथ उसका लाइफस्टाइल भी आपको स्ट्रांगली बहुत अब इम्प्रूव करना होता है ताकि वो अच्छा क्रिकेटर बन सके। खेलना आपको आसान लगता था या आप खिलाना मुश्किल लगता है आपको एज ए कोच? मेरे ख्याल से देखिए, खेलना बहुत आसान है। खेलना आसान इसलिए कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, लेकिन जब आप खिलाते हो तो आपके पास हर बंदे की एक्सपेक्टेशन है आपसे। और फिर जब सामने यूनुस खान हो तो वो जो नंबर 11 का जो बॉलर है ना, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे साथ यूनुस खान जो ना काम करेंगे। दो कि मैं लकी रहा इस वक्त कोविड-19 की वजह से हमारे पास टाइम ही टाइम था। हम सुबह से शुरू होते थे इंग्लैंड सीरीज़ पे और शाम तक लगे रहते थे कि सुबह 10 बजे से लेके पहला सेशन जो पहले टीम हो 10 बजे, 10 से 11, 12, 1 3 घंटे का सेशन हुआ, फिर 1 से 2 रेस्ट हुआ, फिर 2 से 3, 4, 5 दूसरा सेशन शुरू हुआ। तो 3 घंटे सुबह के, 3 घंटे शाम के, और उसके बाद फिर हमें अपनी भी शौक है ट्रेनिंग करने का। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि हमारे पास टाइम था, क्योंकि बाहर तो हम जा ही नहीं सकते थे कहीं। तो और कमरे में भी ग्राउंड के अंदर ही कमरे हैं, तो अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई बस नहीं जा रही, कोई हमें छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है, आपके पास टाइम ही टाइम था। तो मेरे ख्याल से खिलाना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि आपके पास जो सामने प्लेयर खड़ा हुआ है वो आपको उसकी लेवल पे जाके काम करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे कोच वो होते हैं, जैसे बॉब वुलमर थे, अच्छे कोच वो होते हैं जो आपके लेवल पे आके आपको ट्रीट करें। क्योंकि अगर सामने इंजमामुल हक हैं तो उनका लेवल कहीं और है, और यूनुस खान है तो उनका लेवल कहीं और है, शाहिद अफरीदी हैं तो उनका लेवल कहीं और है, और अगर हैदर अली खेल रहे हैं तो उनका लेवल कुछ और है। तो आपको हर लेवल के प्लेयर पे जाके, पर्सनालिटी पे जाके वो आपको करना है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब गया हूँ तो मैंने 1-2 हफ्ते लगाए और फिर मैं वो लेवल उनका सीख गया। कुछ के साथ मैं सुबह ब्रेकफास्ट पे बैठा होता था, कुछ के साथ मैं रात के खाने के बाद बैठा होता था, कुछ प्लेयर के साथ मैं लंच में बैठा होता था, और कुछ ऐसे प्लेयर को कहते थे सुबह 7 बजे ट्रेनिंग करनी है। तो आप एक कोच ऐसा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो उसको 7 बजे उस प्लेयर के साथ जॉगिंग भी करनी है और उसके पेस पे करनी है। और कुछ ऐसे प्लेयर है जो कहते हैं यार हमें 10 बजे नाश्ता करना है, तो बेशक मैंने 7 बजे नाश्ता करना है, लेकिन मुझे उसकी पेस को मेंटेन करना है। तो एक अच्छा कोच वही होता है जो कि उस प्लेयर की पेस को मेंटेन करें। और ये इसी तरह है कि जब एक फादर या मदर होते हैं तो वो अगर आपके 4-5 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे आपके पास क्लोज, वो तो ऑटोमेटिकली कुछ आपको पसंद होंगे, कुछ थोड़ा ज़िद्दी होंगे, कुछ थोड़ा स्लो होंगे, लेकिन वो सब आपके बच्चे हैं। तो लेकिन कुछ बच्चे इसलिए करीब होते हैं कि वो आपके पेस के होते हैं। तो ये कोचिंग भी इसी तरह है। कुछ हो सकता है कुछ प्लेयर मुझे भी पसंद हो, क्योंकि हो सकता है कि उनमें मेरी वाली आदत हो, लेकिन आपको ट्रीट सबको एक जैसा करना है। तो मेरे ख्याल से कोच वो अच्छा होता है जो कि अच्छा ट्रीट करे। लेकिन खेलना आसान है, खिलाना वाकई में बहुत मुश्किल है। अच्छा, वैसे हमें लगता है कि या तो यूनुस खान तो बहुत फ्लेक्सिबल है कि उनके लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी यूनुस खान के लेवल पे आना पड़ेगा, तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा। यूनुस, आपको फिशिंग का भी बड़ा शौक है, उसका भी थोड़ा बताएं क्या है? बिल्कुल, मैं फ़िशिंग की अगर अपने लाइफ की बात करूं तो ऐसा भी हुआ है कि डे नाइट मैच खेला हमने, और उसके बाद टीम चली गई होटल, मैं वहाँ से गायब हो गया या ड्रेसिंग रूम में बैठा रहा। मेरे फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने मुझे पिक किया और सीधा समंदर पे फ़िशिंग की। पूरा टीम कमरे में, किसी को पता ही नहीं कि यूनुस खान है किधर। अच्छा, ये ज़रूर पता था कि ये इधर उधर कहीं नहीं होगा, सेफ जगह पे होगा। तो ये मैनेजर से सेटिंग होती थी, हमारी कैप्टन के साथ सेटिंग होती थी कि सर मैं फ़िशिंग पे जा रहा हूँ, और मैं वाकई में फ़िशिंग पे जा रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रहा, क्योंकि करेक्टर आपको बिल्ड करना होता है। तो आपने पूरी सुबह तक फ़िशिंग की, फिर नाश्ता किया वहाँ पे, फिर सीधा के कमरे में आके सो गए, और फिर दोपहर में हमें ट्रैवल है तो हम हशार पशार वो बैठ के वहाँ दोबारा कर रहे हैं। तो हमने इतनी मैट किस्म की फ़िशिंग की, और जंगलों में जाके कि वहाँ पे सांप भी है, वहाँ पे पूरी रात कीचड़ में बैठे हुए हैं, पानी में खड़े हुए हैं, और नीचे सामने कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि वो आपकी करैक्टर मतलब आपकी और फिटनेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये मेरे साथ ये जर्नी, ये फ़िशिंग की मेरी जो जर्नी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी मुझे इसका फ़ायदा भी ये हुआ कि जब आप नेचर के करीब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रिफाइन होते हो, आपका माइंड फ्रेश होता है। पानी में जाएं, ग्रीनरी में जाएं। तो मेरी लाइफ में मैं समझता हूँ कि जितने भी अप एंड डाउन हुए हैं
तो मुझे उसका कमबैक में मेरी फ़िशिंग ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया। मेरी जो आप समझ सकते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी में, पेशेंट में मुझे बहुत ज़्यादा ये वो फ़िशिंग मेरी बहुत हेल्प हुई। और इवन एक टाइम पे तो मुझ पर लाइफ बैन भी लगा। जिस दिन मुझ पर लाइफ बैन लगा तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की। मैं वो सब कुछ भूल के मैं अपनी फ़िशिंग पे लग गया। तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं उससे फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, और फ़िशिंग ने, पानी ने, नेचर ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया और मेरा कमबैक हुआ, और फिर मैं ऐसा खेला कि वो सबके सामने। ज़बरदस्त। यूनुस, आखिर के अंदर कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या आपके दिल की बात जो वो मैसेज आप चाहते हो कि मैं दूँ तो वो कन्वे हो जो मेरे को सुनने वाले हों? देखिए, मेरा जो मैसेज, मेरी लाइफ सबके सामने है। मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरी कंट्री, मेरी टीम बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हो, आप कहीं भी कोई काम कर रहे हो, आप किसी स्टूडियो में काम कर रहे हो, आप किसी मैकेनिक की शॉप पे काम कर रहे हो, आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो, तो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप, अगर वो शॉप होगी, अच्छी चलेगी, तो आपकी लाइफ चलेगी। तो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जहाँ भी जाओ पूरे जाओ। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसमें आप पीछे कुछ ना छोड़ो, और हमेशा जो है अल्लाह की, जो कहते हैं ना, रस्सी थाम के चलें, और अपनी जहाँ वो इंसान बने जो एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करे और एक दूसरे की हेल्प करे। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग हमेशा कामयाब होते हैं, और उनके साथ दुआएं भी होती हैं। और जब आप सबके साथ शेयर करते हो अपना अच्छा बुरा टाइम, तो अल्लाह भी आपकी हेल्प करता है। तो वो वाले इंसान बने जो सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू यूनुस। आखिर में यही कहूँगा कि हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमारे लिए बोरा नेटवर्क को ऑनर किया, हमारे लिए टाइम निकाला। यकीनन आपका जो इंटरव्यू है हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि आपने हमें ऑनर किया। आई होप कि बोरा कम्युनिटी जो है वो स्पोर्ट्स में आएगी, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टेनिस भी मौजूद है, बैडमिंटन भी मौजूद है, सॉकर भी मौजूद है, हॉकी भी मौजूद है। मैं आई होप कि आपकी कम्युनिटी इसी तरह, क्योंकि मैंने जो आपकी कम्युनिटी में देखा, आप जैसे प्लेयर आपकी कम्युनिटी में सर्व हुए। मेरे ख्याल से बिज़नेस भी करें, इंपॉर्टेंट है, बिज़नेस से थोड़ा बाहर भी निकले आप, ख़ास तौर पे अपने बच्चियों को स्पोर्ट्स में लेके आए। क्योंकि ये, अगर आपका माइंड हेल्थी होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो आपको आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलें, थैंक यू वेरी मच। हम दोबारा मैं कहूँगा कि बहुत शुक्रिया, आपने हमें वैल्यू किया, आपने हमें टाइम निकाला हमारे शो के लिए, जो यकीनन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमारी कम्युनिटी के लिए भी। व्यूअर्स को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो, यूनुस खान की बातें अच्छी लगी हो, आप हमें मैसेज कीजिए ताकि हमें पता लगे आप जो सोच रहे हैं, आपको ये शो कैसा लगा। आप देखते रहिएगा बोरा नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।